सुप्रभातम छात्रों। देखो बच्चों, गद्य खंड के अंतर्गत पहले पाठ को आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया होगा, और उसके प्रश्नोत्तर भी मैंने दिए थे, वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे, ऐसी आशा है। आप लोगों ने चेक नहीं कराए। अब क्यों नहीं कराए, क्या परिस्थितियां, ये तो आप लोग ही जाने। तो कर लिए हो तो कोशिश करना कि मुझे दिखा भी देना साथ के साथ, ताकि हमें कुछ प्रतिपुष्टि मिलती रहे कि हाँ आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा तो हमें क्या पता चलेगा कि आप कुछ पढ़ भी रहे हैं या कुछ लिख भी रहे हैं या नहीं। तो चलिए, जो पढ़ाया जाता है, जो लिखवाया जाता है, वो ज़रूर उसको आप लोग करें, तभी आपकी सफलता है। तो दूसरा गद्य खंड है, पाठ है मियाँ नसरुद्दीन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो देखिए क्या लिखती हैं। शब्दों के आलोक में है यहाँ पे दो पंक्तियाँ। बोला, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। क्या भाव है कहने का। समय ही बोला वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। समय क्या कर, समय ही तो बलवान है ना। समय ही तो हमें क्या करता है, अनेक रंग दिखाता है, अनेक परिस्थितियां दिखाता है ना। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें अनेक अनेक चीजें करने होते हैं, लेकिन जब लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है तो वो सारी प्रक्रिया एक हो जाती है, सब चीज एक हो जाती है। तो पठन पाठन के प्रक्रिया के द्वारा वो सारी चीजें फिर एक हो जाती हैं, जो हमने अनेक अनेक स्टेप बाय स्टेप हमने अनेक कार्य किए थे। तो पठन पाठन के प्रक्रिया के द्वारा वो सारी चीजें फिर एक हो जाती हैं। ठीक है। तो देखिए, कृष्णा सोबती का जन्म 1925 गुजरात में हुआ, पश्चिम पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। वर्तमान में वो पाकिस्तान में आता है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास हैं। और डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे में, ये कहानी संग्रह हैं। और हम हसमत शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण हैं। प्रमुख सम्मान इनको मिले हैं, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। ठीक है। आगे देखो, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है ना। कम लिखें, लेकिन कैसा लिखें, विशिष्ट लिखें, जो लेख कुछ ना कुछ पहचान बना पाए। अब लिखने के तो तुमने अनेक पुस्तकें लिख दी, लेकिन वो पढ़ने लायक ही नहीं है। समाज में उससे कुछ मैसेज ही नहीं जाता है, कोई संदेश नहीं जाता है, समाज का कल्याण उससे नहीं होता है, तो वो किसी काम का नहीं। कम लिखें लेकिन विशिष्ट लिखें, यह इन कृष्णा सोबती की विशेषता रही है। ठीक है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है ना। पाठक वर्ग मैंने उसको पढ़ने वाला। तो उस रचना में जब कुछ पढ़ने लायक होगा तभी तो उसका पाठक बनेगा। जब उसमें पढ़ने लायक ही कुछ नहीं होगा तो पाठक वर्ग भी कहाँ से बनेगा। तो कृष्णा सोबती का की रचना इतनी साफ सुथरी और संयमित उनका लेखन है कि उनकी उनके बहुत पाठक बन गए हैं, है ना। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, सहानी, सहमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है। तो संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट
कथान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का वांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मियां नसरुद्दीन पाठ है वो कैसा है, वो शब्द चित्र है ना। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हजमत नामक संग्रह से लिया गया है ना। तो ये विधा है यहाँ पर शब्द चित्र, है ना। पीछे हमने क्या पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी, वो कहानी विधा थी प्रेमचंद के नमक का दारोगा। ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया था कि गद्य की कई विधाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो विधा है वह शब्द चित्र है। शब्द चित्र किसे कहते हैं, जहां पर शब्दों के माध्यम से हम किसी के चित्र को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर मियां नसरुद्दीन का चित्र वो अपने शब्दों के माध्यम से बनाती है कि ऐसा उसका उसका वेशभूषा है, ऐसा उसका रूप रंग है, ऐसा उसका डील डॉल है ना। तो मियां नसरुद्दीन को इस शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन करना ही शब्द चित्र कहलाता है। ठीक है, तो ये शब्द चित्र विधा है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है ना। तो मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और कर के सीखने की असली हुनर कर को सीखने को ही असली हुनर मानते हैं। जो कर के सीखे, है ना। जो केवल बातों से कोई उपदेश देना चाहे, बातों से कोई चाहे कि हम सीख जाएं, हमको उपदेश करें, है ना। कोई ये कहे कि मैं उपदेश करूं और दूसरे को सिखा दूं, तो ऐसा संभव नहीं है ना। क्या क्या चाहिए, करके सीखने की तो बात ही कुछ और होती है ना। तो मियां नसरुद्दीन उसी को मानते हैं कि करके सीखना ही असली हुनर है। ठीक है, तो मियां नसरुद्दीन क्या करते हैं, रोटियां पकाते हैं। कैसी रोटियां, बोलो 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। वो हम पाठ में पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको देखें और इसको ध्यान से सुने। कवियों का परिचय भी, लेखकों का परिचय भी आप लोगों को होना जरूरी है। इनसे भी प्रश्नोत्तर परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखिए, मैं कुछ प्रश्नोत्तर आपको भेजता हूं, उनको लिखिए और पाठ को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी सार रूप में। ठीक है, बाकी आप लोग खुद भी पढ़िए, किताब खरीद लीजिए और खुद भी पढ़िए। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए इतना ही।